नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। वर्ल्ड एट वॉर एक नया शो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वॉर यानी युद्ध ने हमारे दुनिया के इतिहास को तराशा है। इस शो में हम आपको दुनिया के तमाम संघर्ष क्षेत्रों में ले चलेंगे। हम आपको उस कटीली तार के पीछे की तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जो लोग किसी युद्ध क्षेत्र में रहते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती है। इस शो में हम सिर्फ सत्ता और सियासत की बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि युद्ध के पीछे उसकी वजह क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध ने फिर से दिखा दिया कि एक आदमी और एक प्राइवेट कंपनी युद्ध और उसके नतीजे की तस्वीर को किस तरीके से बदल सके। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क और उनकी प्राइवेट कंपनी स्टारलिंक की। युद्ध शुरू होने के साथ ही रशिया ने पूरी योजना के साथ यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। एयरफील्ड से लेकर सैन्य ठिकानों तक, यहां तक कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर स्टेशन तक को निशाना बनाया गया ताकि यूक्रेन के निवासियों को बिजली ना मिल सके। लेकिन इस युद्ध का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है, और वो है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में यूक्रेन का युद्ध कैसे लड़ा गया है। गौर करने वाली बात है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में दुनिया के एक बहुत बड़े कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी वायासाट को निशाना बनाया गया। इससे यूरोप के कई मुल्क प्रभावित हुए, जिनमें यूक्रेन खास तौर से प्रभावित था। इससे यूक्रेन के कई बैंक और सरकारी वेबसाइट्स भी ठप हो गए। इस घटना के पीछे रशिया का हाथ होने का आरोप लगा। दरअसल कहा जाता है कि रशिया के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को ठप करने का उसके पास कई दशकों का तजुर्बा है। हालांकि इसके पक्ष में कोई खास पुख्ता सबूत अब तक नहीं दिया गया है। इस बीच 1 मार्च को यूक्रेन के कुरुक्षेत्र में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने कदम रखा। जैसे कि रशिया ने योजना बनाई थी कि यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की सेना इंटरनेट से वंचित हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यूक्रेन की सेना इंटरनेट से जुड़ी रहे, इसके लिए स्टारलिंक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल स्टारलिंक के पास करीब 3000 सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ये सैटेलाइट 328 से लेकर 614 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। अगले 1 दशक में इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने अपने सैटेलाइट्स की तादाद 12,000 तक बढ़ाने की योजना पर भी काम करना शुरू कर दिया है। दूसरे किस्म के कमर्शियल सैटेलाइट्स के मुकाबले स्टारलिंक 10 गुना तेजी से डेटा ट्रांसफर करता है। स्टारलिंक के एंटीना का डिजाइन बेहद सरल है और युद्ध क्षेत्र में उसका असर तुरंत हुआ। याद कीजिए, युद्ध के पहले हफ्ते में रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया था। रशिया की टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स का करीब 40 मील लंबा काफिला कीव के दरवाजे पर था। ऐसा लगता था कि कुछ ही दिन की बात है कि युद्ध खत्म हो जाएगा और यूक्रेन की हार होगी। लेकिन यूक्रेन के पास एक ऐसा हथियार था जिसके लिए रशिया उस वक्त तैयार नहीं था। तुर्की में बना TB2 बैराक्टर ड्रोन जो सैटेलाइट से मिले निर्देशों पर चलता है। इस ड्रोन ने 2020 में अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुई नगार्नो काराबाख की जंग में जबरदस्त कमाल दिखाया था। रशिया टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से यूक्रेन के रक्षा कवच को भेदना चाहता था। लेकिन TB2 बैराक्टर ड्रोन के इस्तेमाल से यूक्रेन ने रशिया की घेराबंदी की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर रशिया को कीव की घेराबंदी हटाने पर मजबूर होना पड़ा और उसके बाद रशिया ने अपनी बख्तरबंद फौज को डॉनबस की तरफ मोड़ दिया। लेकिन रूस ने भी इस खेल को बहुत तेजी से सीखा। वह समझ चुका था कि यूक्रेन में युद्ध के नतीजे तय करने में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तौर तरीके बड़ा किरदार अदा करेंगे। कीव की घेराबंदी के दौरान ड्रोन की वजह से यूक्रेन को दुश्मन को हैरान करने की ताकत और बढ़त मिली थी। रशिया ने यूक्रेन की इस ताकत को डॉनबस की जंग में अपने रडार और जैमर्स की मदद से बराबर कर दिया। इस वीडियो को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया था। इस वीडियो को एक यूक्रेन के ड्रोन ने ही रिकॉर्ड किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया ने उस यूक्रेन के ड्रोन को
अपनी एक एंटी एयर मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेन को अमेरिका से एक साथ कई रॉकेट दागने वाले हाइमार्स, M777 हावित्जर गन्स, एंटी टैंक हथियार और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स मिले हैं। जानकारों के मुताबिक इन हथियारों से बढ़त दिलाने में स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की फौज ने बड़ा किरदार अदा किया है। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की मदद से ही यूक्रेन के सैनिक रूसी ठिकानों को सटीक तरह से ट्रैक कर सके। कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस के लिए रूस अपने ग्लोनस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि इनका लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलॉन मस्क के 3000 सैटेलाइट से कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके इलॉन मस्क ने रशिया और यूक्रेन के बीच एक शांति प्रस्ताव तक पेश किया। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों पक्षों में कोई पीछे हटना नहीं चाहता। ऐसे में यह युद्ध परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। इन हालात में इलॉन मस्क ने एक ट्विटर पोल के जरिए शांति कायम करने की एक योजना सामने रखी। मस्क के अनुसार लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया और खरसोन में फिर से चुनाव होना चाहिए ताकि वहां के लोगों की सहमति जानी जा सके। क्राइमिया को रशिया को सौंप देना चाहिए और यूक्रेन को नेटो में ना शामिल होने की मंजूरी का प्रस्ताव भी था। अमेरिकी हथियारों से लड़ रहे वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की इस प्रस्ताव पर बरस पड़े। यूक्रेन युद्ध की वजह से खरबों डॉलर कमा रहे अमेरिकी हथियार निर्माताओं ने भी इस प्रस्ताव का दम निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इलॉन मस्क के प्रस्ताव को इस तर्क के साथ खारिज किया जा सकता है कि शायद उन्हें कूटनीति और गठबंधन बनाने वाले लंबे खेल की समझ नहीं। लेकिन सवाल यह है, जब इस जंग का अंत होगा तो रशिया और यूक्रेन के बीच किन शर्तों पर सुलह होगी? मेक्सिको में नशे के कारोबार के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है, जिससे वहां की सड़कों पर जिंदगी थम सी गई है। मेक्सिको की सरकार ने एल चापो के बेटे ओविडियो गुज़मैन को गिरफ्तार कर लिया है। ओविडियो गुज़मैन को माउस यानी चूहे के नाम से भी जाना जाता है। नशे के धंधेबाजों के खतरनाक गुट सिनालोआ कार्टेल में उसे एक बड़ा खिलाड़ी भी माना जाता है। गुज़मैन को गिरफ्तार करने के बाद उसे एक मिलिट्री प्लेन से मेक्सिको सिटी ले जाया गया। गार्डिया नेशनल इस साल 5 फरवरी की सुबह सुबह मेक्सिको की सेना और नेशनल गार्ड्स ने नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के साथ तालमेल बिठाकर ओविडियो एन को गिरफ्तार कर लिया, जो पैसिफिक कार्टेल के लॉस मेनोरेस गुट का कथित सरगना है। मेक्सिको की सड़कों पर हंगामा मचते देर नहीं लगी। इस गिरफ्तारी से भड़के गिरोहों और उनके गुर्गों ने 19 प्रमुख रास्तों की घेराबंदी कर दी, जिसमें कुलियाकान के हवाई अड्डे तक जाने वाली सड़क भी थी। एयर मेक्सिको ने कुलियाकान हवाई अड्डे पर उनके एक यात्री विमान के फ्यूजलाज पर गोली लगने की भी पुष्टि की है। इस दौरान यात्रियों को विमान के फर्श पर लेटकर अपने आप को बचाना पड़ा था। इस हंगामे की वजह से सिनालोआ के 3 हवाई अड्डों पर 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। इन ड्रग गैंग से जुड़े गुंडों ने कुलियाकान की सड़कों पर कई गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसा की इन तस्वीरों से 2019 की यादें ताजा हो गई, जब ओविडियो गुज़मैन को कुछ वक्त के लिए मेक्सिको की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके जवाब में उसके कार्टेल ने वहां जंग जैसे हालात बना दिए, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। मेक्सिको में हिंसा का यह माहौल है कि जेलों में भी नशे के धंधे से जुड़े सरगनाओं की भरमार है। वो जेल के भीतर से ही अपने वीआईपी सेल में बैठे बैठे जुर्म की सत्ता चलाते हैं। 1 जनवरी को मेक्सिको की सबसे बड़ी जेल पर हमला हुआ और इस वारदात में नशे के व्यापार से जुड़े 30 कैदी भाग निकले। मेक्सिको के उत्तरी शहर सियुदाद हुआरेज की एक जेल पर बंदूकधारियों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। रविवार की सुबह यह हमला तब हुआ जब मेल मुलाकातों के वक्त कैदियों के परिजन उन्हें नए साल की बधाई देने के लिए बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो बंदूकधारी लॉस मैक्सिकल्स नाम के एक खूंखार गिरोह के सदस्य थे। हालात तब और संगीन हो गए जब सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ कैदियों ने अपने गद्दों में आग लगा दी। कल सुबह रविवार को कुछ हथियारबंद लोग बख्तरबंद गाड़ी से सरकारी जेल पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की सुरक्षा कर रहे पहरेदारों को गोली मार दी और बाद में जेल के अंदर भी गोलीबारी की, जिसके बाद जेल की सुरक्षा टूट गई।
जेल पर हमले की इस वारदात को लॉस मैक्सिकल्स गिरोह के सरगना अर्नेस्टो पिनोन डेला क्रूज को भगाने के लिए अंजाम दिया गया, जो अल निएटो के नाम से भी जाना जाता है। जेल पर हमले की ये वारदात दुस्साहसिक तरीके से सुबह सुबह अंजाम दी गई। जेल में करीब 5 घंटे तक हुई हिंसा के बाद सुरक्षा बल ने हालात पर काबू पा लिया। हमें तो आदत सी पड़ चुकी है, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार हमला कर चुके हैं। उन्होंने कई लोगों को गोली मार दी। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार रहे थे और आने जाने वाली हर गाड़ियों पर गोली चला रहे थे। आम लोगों जैसे दिखने वाले वो लोग काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो पुलिस वालों से ज्यादा बेहतर हथियारों से लैस थे। जेल पर हुए इस हमले के दौरान भाग निकले कैदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने फौरन ही खोजबीन शुरू कर दी। इसके बाद गैंग के लोगों और पुलिस में हुई मुठभेड़ में 7 लोग मारे गए, जिसमें 2 पुलिस वाले भी थे। 1 जनवरी को जेल पर हुए हमले की इस वारदात में हताहतों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। सेरिसो 3 नाम की इस जेल के निदेशक को बर्खास्त कर दिया गया है। जेल पर हमले की वारदात में उसकी संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। सरहदी शहर सियुदाद हुआरेज वर्षों से सुरक्षा बल और प्रतिद्वंदी गिरोह सिनेलोआ और हुआरेज ड्रग कार्टेल के बीच हिंसात्मक झड़पों का गवाह रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में पिछले 1 दशक में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। माना जाता है कि लॉस मैक्सिकल्स के तार सिनेलोआ कार्टेल से जुड़े हुए हैं। सिनेलोआ कार्टेल को नशे के कारोबार में दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा आपराधिक गुट माना जाता है। हाल के वर्षों में सियुदाद हुआरेज की जेल में ही कई बार दंगे हुए हैं और जेल तोड़ने की वारदात अंजाम दी गई है। अगस्त 2022 में हुआरेज की जेल में नशे के धंधे से जुड़े गिरोहों के बीच हुई गैंगवार पर काबू पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में मैक्सिको के सैनिक भेजे गए। ये गैंगवार सड़कों तक पहुंच गई और इसमें 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर आम लोग थे। मैक्सिको की जेलें, खास तौर से वो जेलें जो राज्य के नियंत्रण में हैं, उनमें क्षमता से ज्यादा कैदियों को रखने और हिंसा की घटनाएं आम हैं। फरवरी 2022 में मैक्सिको के मानवाधिकार आयोग ने हुआरेज की जेल में 3700 कैदियों के होने की जानकारी दी, जो कैदियों को रखने की अधिकतम संख्या 3115 से कहीं ज्यादा थी। क्षमता से ज्यादा कैदी होने की वजह से मैक्सिको की जेलें नशे के कारोबार से जुड़े प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच होने वाली वर्चस्व की जंग का मैदान बन जाती है। सुनने में कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन जेलें वो जगह भी हैं जहां नशे के कारोबार से जुड़े गैंग एक दूसरे के सदस्यों को अपने गिरोह में मिलाते हैं, नए अपराधियों की भर्ती करते हैं और यहाँ तक कि नशे के कारोबार को अंजाम देने की योजना तक बनाते हैं। मैक्सिको की सरकार जब तक जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की समस्या और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाती है, तब तक जेलों में हिंसा और अराजकता के माहौल पर भी लगाम लगाना मुश्किल दिखता है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक नए संघर्ष का भंवर बनता दिखाई दे रहा है। ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि किस वक्त और किस वजह से इस इलाके में युद्ध छिड़ जाए, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत सागर के फलक पर एक साथ 2 सूरज एक जैसे ताप से चमक नहीं सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन के बारे में, और आने वाले दशक में इन 2 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष के बादल प्रशांत सागर पर मंडरा रहे हैं। चीन में शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति के तौर पर अभूतपूर्व ढंग से तीसरा कार्यकाल हासिल किया। माओ से तुंग के बाद वो चीन के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं। शी जिनपिंग लगातार खुद को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो एक और मिशन पर भी हैं। वो चीन और ताइवान जल डबरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट में जो कुछ भी करेंगे, वो इस दशक में दुनिया की दशा और दिशा तय करेगा। 2 अगस्त को अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइपे की जमीन पर कदम रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा, ताइवान के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता अटूट है। ये कहकर उन्होंने चीन को ताइवान के समंदर में अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास को करने का बहाना दे दिया।
पेलोसी की यात्रा के फौरन बाद चीन ने ताइवान की समुद्री और आसमानी घेरेबंदी कर दी। ताइवान एक स्वायत्त टापू है, लेकिन चीन उसे अपना एक ऐसा हिस्सा मानता है जो उससे टूटकर अलग हो गया और अब एक भटके हुए प्रांत जैसा है। लिहाजा चीन की घेरेबंदी के बाद ताइवान का समुद्री और हवाई ट्रैफिक थम सा गया। ताइवान अपने आसमान की सुरक्षा के लिए कितना चाक चौबंद है, इसे जांचने की चीनी कोशिशें नई नहीं है। हवाई सरहद पर सहमति न होने के बहाने चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास में घुसपैठ करते रहे हैं। वो जानबूझकर ताइवान के एयर डिफेंस जोन के आसपास मंडराते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार चीन ने ताइवान के समुद्री तटों के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलें तक दागी। शी जिनपिंग ने ताइवान के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने को कहा। ताकत का इस्तेमाल कर ताइवान को मुख्य जमीन से मिला लेने की धमकी वो कई बार दे चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर चीन हमला करता है तो ताइवान की सुरक्षा करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। क्या आप ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य दखल के लिए भी तैयार हैं? हाँ। आप तैयार हैं? हाँ, हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ताइवान की सुरक्षा करना उतना आसान नहीं होगा। 2015 के बाद से चीन ने अपनी नौसैनिक शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाया है और अब उसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना तैयार कर ली है। अमेरिका में बैठे फौजी जनरल भी इस बात से सहमत हैं। उनका मानना है कि चीन 2024 तक प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में प्रशांत क्षेत्र में चीन से कोई युद्ध हुआ तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ सकती है। अपने परमाणु कवच को मजबूत करने के लिए चीन अपने पास मौजूद परमाणु बमों का जखीरा भी बढ़ा रहा है। 2022 में चीन के पास 400 परमाणु बम थे, जिन्हें वो 2035 तक 1500 तक पहुंचा देगा। अगर किसी दिन ताइवान के समंदर में जंग हुई तो वो दिन पूरी दुनिया के लिए कयामत बनकर आएगा। ताइवान की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता है। ताइवान से दुनिया भर में होने वाली सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कोई रुकावट आई तो तय मानिए कि दुनिया मंदी का एक ऐसा दौर देखेगी जिसे इससे पहले उसने कभी नहीं देखा है। औरत जिंदगी आजादी के नारे वाले विरोध प्रदर्शन ने ईरान की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। 16 सितंबर 2022 को 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक ईरान में ये आंदोलन मजबूती के साथ चल रहा है और इसने महिला अधिकारों को बहस का एक मुद्दा बना दिया है। ये विरोध प्रदर्शन हिजाब के मुद्दे से कहीं ज्यादा है। हमारी अगली रिपोर्ट इस विरोध प्रदर्शन की बारीकियों पर नजर डालेगी। सितंबर 1978 प्रदर्शनों ने तेहरान को हिला दिया। प्रदर्शनकारियों ने मार्शल लॉ की भी परवाह नहीं की और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के भ्रष्ट और बेरहम शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़े। शाह ने प्रदर्शनों के पीछे विदेशियों का हाथ होने का आरोप लगाया, लेकिन हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहे, जिससे ईरान में जनजीवन ठहर सा गया। ये प्रदर्शन तब चरम पर पहुंच गए जब 26 जनवरी 1979 को दंगे भड़क उठे। इसकी वजह बना अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी को पेरिस से वापस आने से रोकने के लिए एयरपोर्ट बंद करना। भीड़ उस शख्स को देश से बाहर रखने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ गुस्से में थी, जिसे वो अपने नए नेता के तौर पर देखने लगे थे। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया, जिसने 28 जनवरी को करीब 40 प्रदर्शनकारियों को मार दिया। अगले दिन सेना ने कुछ और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने बहुत सी इमारतों में आग लगा दी थी। लेकिन क्रांति की शक्ल ले चुके प्रदर्शनों ने फरवरी में ईरान के शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका और अब करीब 4 दशक बाद ईरान एक बार फिर
देश भर में फैल चुके प्रदर्शनों की गिरफ्त में है। बहुत से जानकार, खासकर पश्चिमी जानकारों का कहना है कि ईरान में हो रही क्रांति अतीत में हुई इस्लामी क्रांति की प्रतिक्रिया जैसी है। मुझे लगता है कि ये तो बस शुरुआत ही है। 43 वर्षों से ईरान के लोगों का दमन किया जा रहा है और अब वो लोग महिला अधिकारों के हक में एक साथ आ गए हैं। ये एक ऐतिहासिक लम्हा है और हम उनके पीछे एकजुट हैं। इस मुद्दे पर सिर्फ ईरानी लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग एकजुट होकर साथ आए हैं। 16 सितंबर को कुर्द ईरानी लड़की महसा अमीनी की कोमा में मौत हो गई थी। ईरान की बदनाम मोरालिटी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। ईरान की पुलिस ने सोशल मीडिया में चल रहे इन आरोपों को गलत बताया कि हिरासत में उसकी पिटाई की गई थी, जो उसकी मौत की वजह बनी। इसके खिलाफ महसा अमीनी के शहर साकेज में प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर वो जंगल में आग की तरह दूसरे राज्यों में फैल गए। अपने बाल काटने और हिजाब जला देने वाली औरतों के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इन प्रदर्शनों को ईरानी समाज की उम्मीदों के तौर पर देखा जाने लगा, जो देश के मजहब आधारित शासन में खुद को अलग थलग महसूस करने लगा था। आर्थिक मुश्किलों और सामाजिक बंधनों की वजह से उसका गुस्सा सुलग रहा था। राज्यों, सामाजिक वर्गों और जातीय समूहों तक फैल चुके ये प्रदर्शन अपने बहुत बड़े दायरे की वजह से अभूतपूर्व बन गए। हालांकि वहां पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन इस बार लोग खुलकर मजहबी शासन के खात्मे की वकालत कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के तस्वीरों वाले बैनर जलाए जा रहे हैं। विरोध जताने के लिए औरतें बिना हिजाब के खुलेआम सड़कों पर उतर रही हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि ये प्रदर्शन नहीं बल्कि दंगा है और उसने अपने कट्टर विरोधी अमेरिका और इजराइल पर देश के हालात बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि ये दंगे और असुरक्षा का जो माहौल बना है उसे अमेरिका और कब्जा करने वाली फर्जी यहूदी सत्ता और उसके एजेंट्स ने रचा है। इसके साथ ही उन्हें विदेशों में रहने वाले ईरानी गद्दारों से भी मदद मिली है। ईरान से इराक खदेड़ दिए गए कुर्द ईरानी गुटों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं ईरान ने मोरालिटी पुलिस को भी खत्म करने का वादा कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को भी बख्शा नहीं गया। करीब 488 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का अनुमान है। 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ज्यादातर टीनेजर्स और नौजवान छात्र हैं। दिखावे के मुकदमों के बाद प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से क्रेन से लटका दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सजाए मौत के मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी है। ये बताना मुश्किल है कि इन प्रदर्शनों का अंत कैसे होगा, लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि ईरान के लोगों में अपनी सरकार को लेकर गहरा गुस्सा है और एक देश के रूप में ईरान के लिए अब पीछे लौटना मुश्किल लगता है। शो के अंत में मैं आप लोगों को युद्ध के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसके बारे में शायद आपने सोचा ना हो। जब एक युद्ध होता है तो इसमें हजारों लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए युद्ध सिर्फ एक कारोबार यानी व्यापार होता है। मैं हथियार निर्माताओं और सौदागरों की बात कर रहा हूं। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रशिया यूक्रेन युद्ध काफी लंबा खिंच चुका है। अनुमान है कि इस युद्ध में रशिया और यूक्रेन ने कम से कम 1-1 लाख सैनिक गंवाए हैं। गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या इसके 5 गुना बताई जा रही है। लेकिन हथियार निर्माताओं और कारोबारियों के लिए ये युद्ध किसी वरदान से कम नहीं है। अरबों डॉलर कमाने का एक ऐसा मौका जो जिंदगी में एक ही बार मिलता है। हथियार बनाने का उद्योग करीब 2 खरब डॉलर का है। ऐसी कंपनियों के शेयर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में खूब खरीदे बेचे जाते हैं। जो लोग इन कंपनियों में पैसे लगाते हैं उन्हें सिर्फ मुनाफे की भूख होती है। ये अमेरिका की टॉप हथियार निर्माता कंपनियां हैं
F-35 लड़ाकू विमान, टैंक नष्ट करने वाले जैवलिन मिसाइल और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के शेयर की कीमत पर एक नजर डालिए। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक इस कंपनी के शेयर 36% बढ़ चुके हैं। पेट्रियट एंटी एयर डिफेंस मिसाइल, सर्वेलेंस रडार और डिस्ट्रॉयर बनाने वाली रेथियन के शेयर की कीमत 13% से ज्यादा हो चुकी है। अब एक नजर जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन के शेयरों पर भी डाल लेते हैं, जो M1 अब्राम टैंक्स, वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स आदि बनाती हैं। इसके शेयर 19% ऊपर चढ़ चुके हैं। मुनाफा कमाने में यूरोप में हथियारों की सबसे बड़ी सौदागर ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स भी पीछे नहीं है। उसके शेयर 56% बढ़ चुके हैं। मासूमों की मौत और मुर्दों पर मुनाफा गिनने की इस सोच में शायद कहीं ना कहीं तो आत्मा बेचनी ही पड़ती होगी। इसलिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। दुनिया भर में जगह जगह हो रहे युद्ध और संघर्ष में जब लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, वहीं हजारों लोग ऐसे भी हैं जो मौत बांटने वाले हथियार बनाकर या फिर ऐसी कंपनियों के शेयर में मुनाफा कमाकर बिना किसी अपराध बोध के अपनी किस्मत चमका रहे हैं। तो ये था हमारा आज का शो। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तो अभी के लिए इजाजत दीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते।